क्या आने वाले 2-3 दिनों में ब्लैकआउट की स्थिति आने वाली है? क्या कोयला खत्म हो गया है? अगर खत्म हो गया है तो अब क्या? कारण क्या है इसके? कब तक रहेगी ये स्थिति? इसकी समाधान क्या है? तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों में क्या करेंगे हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अगर आपको सही चीज़ें मिल रही हैं। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लैकआउट क्या होता है। देखिए, ब्लैकआउट जो होता है एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है, जो सभी पावर स्टेशंस होते हैं वो वहाँ पर जो बिजली सप्लाई होती है पूरे एक लार्ज एरिया में, वो क्या होता है, ठप हो जाता है। ये कुछ मिनटों के लिए, एक जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है। अब बहुत ही बुरी स्थिति जब होती है कुछ घंटों के लिए रहता है, या कुछ दिनों के लिए, और कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये होती है ब्लैकआउट की स्थिति, जिसमें क्या होता है, जो पावर स्टेशंस होते हैं उसमें कुछ समय के लिए क्या होती है, बिजली जो जहाँ पर वो उपलब्ध कराते हैं वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं कुछ समय के लिए। अच्छा, अगला जो सवाल है, क्या कोयला खत्म हो गया है? ये बहुत ही आप अगल बगल दोस्तों से सुन रहे होंगे, हर जगह सुनेंगे, क्या कोयला खत्म होने वाला है कुछ दिनों में और लाइट नहीं आएगी? तो इस सवाल का भी जवाब हम देख लेते हैं। देखिए, कोयला जो है खत्म नहीं हुआ है। ये क्या है, इसका जो पूरा सटीक आंसर आपको हम कारण में बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगर खत्म हो गया है तो अब क्या होगा? देखिए, जब खत्म ही नहीं हुआ है तो कोई भी चिंता वाली दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी अभी जवाब देखते हैं। सबसे पहले तो एक काम करना है कि पैनिक नहीं होना है, एक दूसरे अफवाह नहीं फैलानी है, डर का माहौल नहीं बनाना है कि अब लाइट नहीं आएगी तो सब कुछ खत्म। देखिए, ऐसी कुछ स्थिति नहीं है, ऐसी कोई स्थिति आने वाली नहीं है। अब देखते हैं कारण इसका क्या है कि पिछले 2-3 महीनों में, 3-4 महीनों में जो अर्थव्यवस्था में आई तेजी की वजह है। अब तेजी की वजह ऐसा इसलिए समझिए कि जब अर्थव्यवस्था में तेजी आई तो यानी प्रोडक्शन का काम जोरों शोरों से बढ़ा। अब प्रोडक्शन होगा किससे? बिजली से। किससे होगा? बिजली से। अच्छा जी, बिजली बनता किससे है? जो मैक्सिमम इंडिया में करीब करीब 40% जो बिजली की जो निर्भरता है वो किस पर है? कोयले पर है। तो क्या हुआ, इसकी मांग बढ़ी तो कोयले की भी मांग बढ़ जाएगी। बिजली की मांग बढ़ी तो क्या हुआ? कोयले की मांग बढ़ गया। लेकिन अब कोयले की मांग बढ़ गया, लेकिन इसकी जो सप्लाई है, यानी इसकी जो आपूर्ति है वो क्या है? वही की वही है, यानी इसमें वृद्धि नहीं हुई। तो अगर डिमांड बढ़ा यानी मांग बढ़ गया और सप्लाई आपूर्ति वही है, तो इस वजह से होता क्या है, जो इसके दाम में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो पिछले 2-3 महीने में जो आया है वो करीब करीब 70% क्या हुआ है? बिजली का जो डिमांड है वो बढ़ गया। लेकिन हुआ क्या? सप्लाई, ये जो भारत में है, पिछले 2 सालों पर अपने निचले स्तर पर था। तो अब निचले स्तर पर है सप्लाई, और चूंकि मांग बढ़ रहा है तो इस स्थिति में होगा क्या कि कैसे पूरा होगा? तो क्या करना है, कट तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कट कर बीच बीच में करना पड़ेगा। और इसी बीच हुआ दाम इसके बढ़े, तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें कोयले के जो दाम उसमें 40%, यानी अगर कोयला पहले 100 में मिल रहा था तो इस समय में कितना मिल रहा? वही कोयला 1 किलो कोयला कितना 140 में मिल रहा होगा। तो इस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए और बात कर लेते हैं कि अब कब तक रहेगी ये समस्या। देखिए, समस्या इसका तो कोई एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं हो सकता कि कब तक रहेगी समस्या, लेकिन हम कुछ इसमें तथ्यों को, चूंकि देखिए जो ये भी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ बेहद ही जो बहुत ही फेमस साइट्स हैं, उनसे उनके आर्टिकल्स को पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो कब तक रहेगी ये समस्या? ये समस्या देखिए अभी कुछ महीनों तक रहने वाली, महीने 2 महीने। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये समस्या कब आई है? सर्दियों में आई है। हमें पता है कि सर्दियों में जो ऊर्जा का मांग होता है कुछ हद तक कम हो जाता है, क्योंकि पंखे वगैरह जो होते हैं इन सब का यूज़ क्या हो जाता है? कम हो जाता है, काफ़ी कम, एकदम ना के बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होती है, कुछ ना कुछ इसमें जो रहेगा, जो मांग बढ़ी है या जो इसका यूज़ बढ़ा है उसमें कमी आएगी। तो हो सकता है कि आगे चलकर ये समस्या थोड़ा बहुत, और इसमें चूंकि सरकार एक्टिव हो गई है इसके प्रोडक्शन को, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो ज़्यादातर इंडिया के जो कोयला उत्पादन के जो केंद्र हैं उनके पास में ही कोयला के जो आपूर्ति वाले क्षेत्र हैं उनके करीब करीब पास ही में है।
तो उस तरीके से वो स्थिति धीरे धीरे तब तक वो उसमें सरकार एक्टिव हो जाएगी और कुछ हद तक ये समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखिए खत्म तो नहीं होगा अभी, लेकिन कम हो जाएगा। और इसके समाधान क्या है, विकल्प क्या है, देख लेते हैं। देखिए जो समाधान तो यही है कि एक तरीके से आपका क्या किया जाए, इसकी सप्लाई पूरी की जाए, जो मांग है जिस तरीके से। वैसे तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जो देखते हैं तो हर साल करीब 2% 3% के आसपास क्या रहता है, इंक्रीज होता है मांग में हर साल जो है। अब चूंकि ये एक नॉर्मल ट्रेंड था तो इसमें सरकारें क्या रहती थी, तैयार रहती थी, उस तरीके से अपना जो रहता था प्लान वगैरह बना लेती थी। लेकिन ये मांग अचानक बढ़ गया 17%, और सप्लाई तो अब अचानक से बढ़ेगा नहीं कि भाई कल जो दिक्कत आई अचानक से कल बस कह दो और हो गया, तो ऐसी स्थिति नहीं बन रही। तो इसमें है क्या कि इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और जो निर्भरता है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उनमें डिपेंडेंट हमें बढ़ानी पड़ेगी। कि सरकार बढ़ा ही रही थी, लेकिन अब देखिए सरकार जो है बढ़ रही थी रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, ये सौर ऊर्जा हो गया, और क्या हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और ये ऐसी जो भी हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, हाइड्रो पावर प्लांट्स के थ्रू जो होता है, पानी से बनने वाली जो ऊर्जा है, इन सब के तहत हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर जो है उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और इस पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। अच्छा ये अब एक संकट और आता है कि अगर कोयले का यूज बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो क्या जो कार्बन एमिशन है वो भी बढ़ेगा, तो कुछ हद तक तो बढ़ेगा। देखिए जो सभी सरकारें जो हैं पेरिस सम्मेलन में सब लोगों ने अपना अपना रखा कि हम लोग इतने % कम करने वाले हैं, किसी ने 2050 तक कि हम कार्बन एमिशन जीरो न्यूट्रल होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत ने भी अपना क्या रखा था, तो 33% मान लेते हैं, 35 से 35% का लक्ष्य था कि 2030 तक इसमें क्या करने वाला है, कमी करने वाला है। और जो रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सब पे जो है उसके प्रोडक्शन में कितना 175 गीगावाट का क्या करने वाला है, वृद्धि करने वाला है। ये सब चीज़ें इनका लक्ष्य है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कोरोना सबसे बड़ी महामारी जी थी उसको हरा दिया अपनी इच्छा शक्ति, अपने एक दूसरे के सहयोग से, तो ये भी जाएगी, ये भी समस्या जाएगी। सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है और एक दूसरे को अफवाह नहीं फैलानी है एक तरीके से कि हाँ ये सब कुछ होने वाला। आप सही जानकारी बताइए। वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपको सही जानकारी मिल पाए और परेशान होना नहीं हो। अब हमें क्या करना है ऐसी स्थिति में, अब आपका रोल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो कोई भी फेक न्यूज़ कि ख़त्म होने वाला है, एक तरीके से पूरा सब अंधेरे में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी किसी के साथ नहीं बात करना है। ये सब चीज़ें निगेटिव बातें नहीं करनी है। लोगों के साथ उम्मीद बांटिए, आशा बांटिए, लेकिन नाउम्मीदी नहीं बांटना है। तो अब दूसरा काम क्या करना है कि आपको बेवजह जो लाइट्स जो होती हैं, आप देखते हैं कि कुछ लोग जो रहते हैं कि भाई लाइट्स वगैरह हैं दोपहर वगैरह में भी क्या उनका ऑन रहता है। कोई भी अप्लायंसेस वगैरह जो है अगर यूज़ नहीं हो रहे हैं तो उनको बंद करना है। टीवी नहीं देख रहे हैं, बंद करिए। टीवी वगैरह जो है या बाकी और चीज़ें जो हैं उन पे क्या करिए, अपनी इन सब चीज़ों को आप कम यूज़ करिए अभी कुछ समय के लिए। इससे क्या होगा कि ये जो इंक्रीज यानी आया है उत्पादन में, मांग, बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई है, वैसे उतना तो कारगर नहीं होने वाला है ये, लेकिन कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। देखिए अभी तक मैं भी अंधेरे में ही बना रहा था, फ्लैश लाइट में जो था उसी के तहत, यानी अभी लाइट कुछ देर आ गई है, कुछ समय के लिए देखते हैं कब तक रहती है, क्या होती है। तो आपको पैनिक नहीं होना है कि लोगों के साथ उम्मीद बांटनी है और उतना परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेकर। तो ये वीडियो आपको कितना यूज़फुल लगा, अगर यूज़फुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ जो भी अफवाह फैला रहा है, यानी करीब करीब हर व्यक्ति इसके बारे में बात कर रहा है, तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट में उनको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।